मैं मोहर सिंह मीणा कमला मोदी गर्ल्स कॉलेज नीमका थाना में बीए पार्ट के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है मौर्यकालीन राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इस भाग से यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा जाता है, इसमें भी यहाँ से प्रश्न काफ़ी मात्रा में आते हैं और इसके अलावा आपके बीए पार्ट फर्स्ट में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो जो मौर्य प्रशासन है इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये देखना है कि मौर्य प्रशासन की स्थापना किसने की थी मुख्य रूप से। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी ने मौर्य साम्राज्य स्थापना के साथ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी सत्ता से पंजाब सिंध को मुक्त कराया था। सिकंदर के सेनापति सेलुकस को हराकर उसकी पुत्री से विवाह किया था। दहेज में 4 प्रांत एरिया, हेरात, अराकोशिया, कंधार, जेडोसरिया, पेरोपेन, सिड्ढाई, काबुल प्राप्त किए थे। और मौर्य ने जनता संचित तरीके से धन प्राप्त करने वाले मगध के शासक धनानंद को पराजित कर भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। उसको ईरान से लेकर कर्नाटक तक, बंगाल और गुजरात तक एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। इससे इतने बड़े साम्राज्य को देखते हुए लगता है कि वो महान विजेता नहीं कि योग्य शासक भी था। वो विस्तृत उसने नौकरशाही पर आधारित केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया था। उसने शासन को लोक कल्याण भावना पर आधारित बनाया था। मैगस्थनीय विवरण से पता चलता है कि राजा जब दोपहर में आराम नहीं करता था, राज्य संचालन हेतु व्यस्त रहता। उसके शासन का उद्देश्य कौटिल्य के इस विचार से अभियुक्त होता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हितकर नहीं है, हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। चंद्रगुप्त ने बिना विभेद किए विभिन्न सामाजिक वर्गों के कल्याण हेतु कार्य किए। उसने दासों, कर्मकारों सदैव अच्छा बर्ताव किया। उन्हें मालिकों के अत्याचार से बचाने के लिए कठोर दंड विधान लागू किए। उसके राज्य में दासों की स्थिति इतनी अच्छी थी कि मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा ही नहीं थी। चंद्रगुप्त ने आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन दिया। उसने कृषकों के हित में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, श्रेणियों को स्वायत्तता दी, उत्तरापथ जैसे व्यापारिक मार्गों का निर्माण करवाया तथा व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु पण नामक मुद्रा की जारी की। चंद्रगुप्त यद्यपि व्यक्तिगत रूप से जैन धर्म का अनुयायी था, किंतु उसने अन्य धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई। हेमचंद्र ने लिखा, वह ब्राह्मणों को भी आदर करता था। हालांकि चंद्रगुप्त का शासन निरंकुश था, दंड व्यवस्था कठोर थी, उसकी स्वतंत्रता सर्वथा अभाव था, किंतु यह सब नवजात साम्राज्य सुरक्षा तथा प्रजा हितों को ध्यान रखकर किया। चंद्रगुप्त एक महान विजेता, साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक था। उसकी उपलब्धि को देखते हुए उसे भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। उसी ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था को नींव डाली मौर्य साम्राज्य प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसका अध्ययन हम करते हैं। मौर्यकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी जो स्रोत हैं वो है मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेख। मौर्यकालीन जो राजव्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके उद्देश्य 4 थे। पहला, साम्राज्य की एकता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरा, मौर्य साम्राज्य का विस्तार करना। तीसरा, मौर्य साम्राज्य को लोक कल्याणकारी बनाए रखना। चौथा, अधिकाधिक स्वराज प्राप्त करना। मौर्य राज्य व्यवस्था प्रशासनिक स्वरूप की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। मौर्यकालीन प्रशासन के स्वरूप में संबंध में इतिहासकारों में विवाद है, फिर भी प्राय ये माना जाता है कि राजा का प्रयास एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था में था। हालांकि दूरस्थ क्षेत्रों में जनता में अधिकारियों की स्वायत्ता संबंधी अधिकार भी दिए गए थे। मौर्य प्रशासनिक स्वरूप में ये माना जाता है कि राज्य का लोकप्रिय स्वरूप कल्याणकारी संस्था था। तथापि साम्राज्य की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा कुछ नियंत्रणकारी उपाय अपनाए जाते थे। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था राजतंत्र पद्धति पर आधारित थी, जिसका मुखिया राजा होता था। प्रशासन का राजा का पद वंशानुगत था। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार नियम का पालन करते हुए राजा बनता था। राजकुमारों के मध्य राजगद्दी के अधिकार करने के लिए राजकुमारों मध्य संघर्ष भी होता था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। इसे पता चलता है संघर्ष था। तीसरी विशेषता, मौर्य काल में राजा के पद को अर्धदेवीकरण हो चुका था। अशोक अभिलेख में उसने देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं को प्रिय कहा गया था। तो राजा का क्या हो चुका था? देवीकरण हो चुका था अर्थ। चौथा विशेषता, मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था चक्रवर्ती राज्य की अवधारणा पर आधारित थी। इस काल में राजा से उम्मीद की जाती थी कि वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करे। मौर्य शासकों के अंतर्गत विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य
का साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में मैसूर तक, पश्चिम में ईरान से की स्थित हिंदुकुश पर्वत से बंगाल तक था। पूर्व में अशोक के शासनकाल में कलिंग उड़ीसा पर मौर्य साम्राज्य में शामिल किया गया था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य को भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य भी कहा जाता है। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था लोक कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित थी। इस काल में शासक वर्ग के द्वारा कई लोक कल्याणकारी कार्य किए, जैसे सिंचाई का प्रबंध, वृक्षारोपण, मुक्त चिकित्सालय आदि। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था सप्तांग विचारधारा पर आधारित थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजरूपी शरीर के 7 अनिवार्य अंग होते थे, जैसे राजा 1, अमात्य 2, जनपद 3, कोष 4, दुर्ग 5, सेना 6, मित्र 7। इनमें सबसे महत्वपूर्ण राजा था। मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक अवधारणा पर आधारित थी। इस काल में राजा स्वयं को पिता एवं प्रजा को अपनी संतान मानता था। उदाहरणतः अशोक धौली अभिलेख में कहता है, सारी प्रजा मेरी संतान है। केंद्रीय शासन का संगठन मौर्य प्रशासन। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन का मुख्य राजा होता था। राजा समस्त प्रकार की शक्तियाँ, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका उसी में निहित होती। इस काल में यद्यपि राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद थी, किंतु राजा मंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। बावजूद इस काल में राजा के निरंकुश होने के प्रमाण प्राप्त नहीं होते। मेगस्थनीज के अनुसार राजा चंद्रगुप्त मौर्य दिन में नहीं सोता था एवं वह कार्य करते हुए राजसभा में बैठा रहता था। मालिश इत्यादि के समय राजा प्रजा की शिकायतों को सुनता था। उसी प्रकार अशोक के 6ठे शिलालेख में उल्लेखित है कि राज्य के कर्मचारी प्रजा से किसी भी समय मिल सकते थे, उसे किसी भी महत्वपूर्ण मामले की जानकारी दे सकते थे। मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन विस्तृत नौकरशाही पर आधारित था। अर्थशास्त्र में केंद्र स्तर पर 18 तीर्थ और 27 महापात्र नामक अधिकारी को उल्लेख मिला है। इनमें तीर्थ उच्च स्तर के अधिकारी थे, जिन्हें प्रधानमंत्री, समाहर्ता, राजस्व विभाग का अधिकारी, शनिदाता, कोषाध्यक्ष, सेनापति, युवराज, प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, व्यवहारी, धर्मस्थ दीवानी न्यायालय का प्रमुख विशेष महत्व थे। जबकि महामात्र मंत्रियों के निरीक्षण में कार्य करने वाले विभिन्न विभाग के अध्यक्ष थे। इनमें पणियाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, आकाराध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, छापेखाने का अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, मापतोल का अध्यक्ष। पणिया वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, सूर्रा आबकारी विभाग का अध्यक्ष, शून्नाध्यक्ष बूचड़खाने का, गणिकाध्यक्ष गणिकाओं का, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का, अक्राध्यक्ष खानी विभाग का, कुप्याध्यक्ष वनों का, कोष्टागारा कोष्टकार का, आयुधागार का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष व्यापार वसूलने वाला, सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई का अध्यक्ष, लौहाध्यक्ष धातु विभाग का प्रमुख, लक्षणाध्यक्ष छापेखाने का प्रमुख, गोअध्यक्ष पशुधन विभाग का प्रमुख, विविधताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष, पत्न्याध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष, पोताध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष, मानाध्यक्ष दूरी और समय से अधिक साधनों को नियुक्त करने वाला अध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष घोड़ों का अध्यक्ष, अस्थ्याध्यक्ष हाथियों का अध्यक्ष, शोणाध्यक्ष सोने का अध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष महालेखाकार। मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन केंद्र का विभाजन प्रांतों में था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में 5 प्रांतों को उल्लेख है। उदाहरणार्थ उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ राजधानी शोणगिरी, अवंती राजधानी उज्जैन, प्राची राजधानी पाटलिपुत्र तथा कलिंग राजधानी तोसाली। प्रांतों के प्रमुख अधिकारी कुमार या आर्यपुत्र कहलाते थे, जो मुख्यतः राजवंश से संबंधित होता था। प्रांतों में केंद्र के सम्मान में मंत्रिपरिषद होती थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में उल्लेखित है कि प्रांतीय मंत्रिपरिषद में किसी महत्वपूर्ण मामले की जानकारी बिना प्रांतपति को बताए सीधे केंद्र को भेज सकती थी। तत्कालीन मौर्य प्रशासन में केंद्रीय स्वरूप का समर्थन किया है। मौर्यकालीन मंडल, जिला, ग्रामीण प्रशासन प्रांतों का विभाजन मंडल में था। मंडल को आहार या विशेष जिलों में विभाजन था। मंडल का प्रमुख अधिकारी प्रादेशिक, जो विषय का अधिकारी विषयपति या स्थानिक। प्रादेशिक स्थानिक तुलना में वर्तमान के कमिश्नर सहायक कलेक्टर से की जा सकती है। जिला में युक्त राजयुक्त नामक अधिकारी भी होते थे। मौर्य प्रशासन साम्राज्य, प्रांत, आहार जिला फिर स्थानीय 800 गाँव, दौड़मुख 400 गाँव, खावटेक 200 ग्राम, संग्रहण 100 गाँव ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। संगठन का प्रमुख अधिकारी गोपुत्र था, जो मुख्यतः जनगणना के कार्य संबंधित था। जब सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई ग्राम थी, जिसका प्रमुख अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। ग्रामीण स्तर पर वन संगत स्वशासन संबंधी अधिकार दिए गए थे।
मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन। मौर्यकाल में नगरीय प्रशासन संबंधी जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। इंडिका में उल्लेखित है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 6 समितियों के माध्यम से किया जाता। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियाँ शिल्प समिति, प्रदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तुनिष्ठ समिति, कर समिति थी। मौर्यकालीन न्यायिक प्रशासन। मौर्यकाल में सर्वोच्च न्यायालय राजा का न्यायालय था, जबकि सबसे छोटा न्यायालय ग्राम न्यायालय था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख है। प्रथम धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय, जिनका प्रमुख धर्मस्थ था, व्यवहारिक होता था। कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय, जिसका प्रतिष्ठा या प्रादेशिक होता था। न्यायिक क्षेत्र में कठोर दंड विधान लागू थी। मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास, जुर्माना जैसे दंड प्रचलित थे। मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन। मौर्यकाल में राजस्व प्रशासन भी विकसित अवस्था तक पहुंच चुका था। राजस्व प्रशासन में स्थानिक प्रदेश के प्रति, प्रादेशिक समाहर्ता के प्रति, समाहर्ता राजा के प्रति उत्तरदायी था। इस प्रकार राजस्व केंद्र के प्रति पर आधारित था। स्थानिक प्रादेशिक के प्रति, प्रादेशिक समाहर्ता के प्रति और समाहर्ता राजा के प्रति। मौर्यकालीन सैन्य प्रशासन में स्थायी सेना का गठन हो चुका था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना संख्या लगभग 6 लाख थी। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन में 6 समितियां विभाजित थी। प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे। 6 समितियां जल सेना संबंधी, यातायात, रसद आपूर्ति समिति, पैदल सेना समिति, अश्वराज सेना समिति, गज सेना समिति, रथ सेना समिति। मौर्यकालीन गुप्तचर प्रशासन। मौर्यकाल में सक्षम गुप्तचर व्यवस्था का विकास हो चुका था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के विचारों को उल्लेख मिलता है। संस्था, एक स्थान में रहने वाले गुप्तचर। संरचना, भ्रमणशील गुप्तचर। मौर्यकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में कई सकारात्मक पक्ष थे। राजा शक्तिशाली होते हुए निरंकुश नहीं बल्कि प्रजा हितैषी था। मौर्य प्रशासन लोक कल्याणकारी भावना पर आधारित था। मौर्य प्रशासन पितृसत्तात्मक अवधारणा पर आधारित था। मौर्य प्रशासन चक्रवर्ती राज्य की अवधारणा पर आधारित था। मौर्य राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष। मौर्य प्रशासन व्यापक नौकरशाही पद्धति पर आधारित था। व्यापक नौकरशाही ने केवल साम्राज्य के आर्थिक व्यय को बढ़ा दिया, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शोषण को भी जन्म दिया। मौर्य प्रशासन केंद्रीय पद्धति पर आधारित था। इसके संचालन के राजा को योग्य होना आवश्यक था, किंतु पूर्ववर्ती अयोग्य शासक मौर्य शासक इस केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सके, इसलिए मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। मौर्य प्रशासन कठोर दंडात्मक व्यवस्था पर आधारित था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में गुप्तचरों के माध्यम से जनता के व्यक्तिगत जीवन के अनुचित हस्तक्षेप होता था। निष्कर्ष महत्व में कह सकते हैं, मौर्यकालीन राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था व्यापक नौकरशाही केंद्रीकृत पद्धति पर आधारित थी। इसमें यद्यपि सामान्य जनता के शोषण की संभावना नहीं थी, किंतु शासक वर्ग का झुकाव लोक कल्याणकारी कार्यों व उपायों के माध्यम से शासन करता था। ये था मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था।